हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज थर्ड यूनिट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की क्लास। इस यूनिट में पीरियोडिक टेबल से जुड़ी हुई सारी चीजें डिस्कस होंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सारे डिस्कस होंगे और ब्लॉक्स जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, वहां से बहुत सारा मेजर कंटेंट डिस्कस होगा। कुल मिला के जो ये यूनिट है अपना तीसरा यूनिट, थर्ड यूनिट, इसमें 11th के टॉपिक कम है। चैप्टर का नाम तो देख के लग रहा है वो 11th वाला है, बट इसमें 11th का कंटेंट कम है। मेजर कंटेंट इसका 70% कंटेंट वो ब्लॉक के कंटेंट है। मतलब कह सकते हैं कि 12th वाला कंटेंट एरिया ज्यादा है, 11th वाला कंटेंट इसमें कम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया। सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या है? जैसे हम लोग को पता है पीरियोडिक टेबल, हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे पीरियोडिक टेबल हैं, तो आखिर ये पीरियोडिक टेबल है क्या? पहले इसको जान ले, समझ ले। पीरियोडिक टेबल सिंपली बहुत सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल सजाने का एक तरीका है, उनको अरेंज करने का एक तरीका है। वो तरीका जिसमें एलिमेंट्स को सजाने के बाद उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी इजी हो जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, चलिए ऐसे आपको समझाया जाए कि आपको कुछ चीजें दी जाए। मान लो कि बहुत सारे फ्लावर्स दिए जाए और फ्लावर्स दिए जाए और बोले जाए कि आपको फ्लावर्स को सजाने हैं, फ्लावर्स लाइक द एलिमेंट्स, आपको फ्लावर्स को सजाने हैं, उसका डेकोरेशन करना, डेकोरेशन नहीं करना, फ्लावर्स को आपको दिया गया अरेंज करना, अरेंजमेंट, जैसे एलिमेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना। ठीक है, अब 5-6 स्टूडेंट को उतने फ्लावर्स दिए गए और कुछ देर बाद आकर के उनके अरेंजमेंट को चेक किया जा रहा है कि किस तरीके का आपका अरेंजमेंट है। तो आप समझ सकते हो कि 5 लोगों को अगर ये अरेंजमेंट करने दिया गया तो पांचों का अरेंजमेंट एक तरीके का नहीं होगा या हो जरूरी नहीं है। पीरियोडिक टेबल ऐसा ही है, ढेर सारे एलिमेंट्स को सजाना है, अरेंज करना है, तो हर लोगों का अरेंजमेंट एक तरीके का हो ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग उसको इस तरीके से ले सकते हैं कि चलो फ्लावर्स का एक गार्डन तैयार करना, फूलों की माला तैयार करनी है, तो कोई उस अकॉर्डिंग सजा लेगा। किसी को होगा कि नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता, वो सिद्धांत सोचेगा, थियरी सोचेगा कि आखिर करना क्या है, क्योंकि आपसे हम पूछेंगे आपने क्या सोच के इसको सजाया है, तो आपके दिमाग में एक थियरी आएगी, सिद्धांत आएगी, एक लॉ आएगा, वो लॉ के अकॉर्डिंग ही आप सजाओगे। अब लॉ की बात की जाए तो किसी के दिमाग में यह लॉ आएगा कि चलो गार्डन तैयार करना, वो माला कहीं बना लेते हैं, उसका यूज हो जाए, तो वो उस अकॉर्डिंग। किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं, कहीं पर ना जाकर के शादी विवाह है तो उसमें फेंकना है, इसे नेताजी इलेक्शन जीत करके आए हैं, चलो उस पर फेंकना, तो वो उसको तोड़ेगा, टुकड़ा टुकड़ा उसका करेगा, नहीं उसके पेटल्स को स्प्लिट करेगा, टोटल निकालेगा उसमें, वो भी एक अरेंजमेंट है, वो भी एक अरेंजमेंट है। तो बहुत लोग फ्लावर्स को बहुत तरीके से बना सकते हो। कुछ लोग उसको लंबी रस्सी में कि चलो इस तरीके से लटकाया जाए, तो कुछ लंबी रस्सी में कुछ सजा दिया। इसमें से कौन सा अरेंजमेंट गड़बड़ है? कोई अरेंजमेंट गड़बड़ नहीं है, सारा अरेंजमेंट सही है। लॉ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लॉ के हिसाब से आपने सारा लगा लिया कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि आपने गार्डन बनाया और पता चला आपकी रस्सी छोटी हो गई, फ्लावर एक्स्ट्रा बच गए। इसका मतलब एलिमेंट्स आपने सजाया बट सारे एलिमेंट्स नहीं सजा पाए, कुछ एलिमेंट्स बच गया। मेरी बातों को समझिए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने लॉ क्या बनाया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या आपने उसको सक्सेसफुली अरेंज किया है? क्या आपका लॉ, आपका नियम, आपका थियरी, आपका सिद्धांत आपके उस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है?
आपको ईटा मिला और आपने लॉ बनाया ईटे से दीवार खड़ा करना, आपने कुछ हाइट पे खड़ी की, दीवार गिर गया, फिर आपके दिमाग में आया कि नीचे पहले फैला दो ईटे को, बेस बना दो, 5-6 ईटे बिछा करके बेस बनाओ, फिर 5 ईटा, फिर 4, फिर 3 ईटे, फिर 2, इस तरह से खड़ा करो तो स्टेबिलिटी आएगी। तो आपका लॉ ब्रेक कर दिया। आपने दीवार का लॉ बनाया था बट आपने नीचे फर्श बना दिया है। आपने फ्लोर बनाने का लॉ बनाया कि ईंटों से फ्लोर बनाया जाए। वी आर गोइंग टू रेडी द फ्लोर, ठीक है। तो हम लोग फ्लोर बनाने चल रहे, तो फ्लोर में दाएं बाएं रखना, और पता चला हमने रूम में पूरा फ्लोर बना लिया, उसके बाद भी अपने पास 25 वी हैव स्टिल 25 ब्रिक्स इन आवर हैंड, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब वो बच गया तो उसको वॉल के साइड में उसको अरेंज कर लो, तो गड़बड़ होगी आपका, फिर लॉ ब्रेक कर गया। तो मेरी बातों को समझिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने पीटी कैसा बनाया, पीटी आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से बन रहा है। पॉइंट ये है कि आपके समय में जितने एलिमेंट्स नोन थे, आपने उसको सबको सजाया सक्सेसफुली या नहीं सजाया, पॉइंट ये। तो चलो आ जाओ, पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? An arrangement of elements which makes the study of physical and chemical properties of elements के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के स्टडी को आसान बनाता हो, लिसेट, सिंपल, समझने लायक, अंडरस्टैंडेबल। तो सिंपली पीरियोडिक टेबल क्या है? एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जो कि एलिमेंट के स्टडी को इजी करता है, उसी को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल हैं, आप बोल सकते हैं अटेम्प्ट्स, अर्लियर अटेम्प्ट्स आप लिख रहे हैं, शुरुआत के समय में जो अटेम्प्ट्स लिए गए इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो शुरुआत के समय में अटेम्प्ट्स लिए गए उनको मैं लिख रहा हूं। जैसे आपको पता भी होगा, शुरुआत में लिया गया था प्राउड्स हाइपोथेसिस, बहुत पहले का है ये, 1859। फिर उसके बाद डोबेनियस ट्राइड, आपने सुना होगा, डोबेनियर का त्रिक नियम ट्राइड 1829। बहुत सारे पीटी आए, बीच में आया डी चैनकोर ट्वाइस, बट वो हम लोग लिखते भी नहीं है। जो हम लोगों के सिलेबस में थोड़ा इंपॉर्टेंट है बस उसी को मेंशन किया जा रहा है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ 1864। और इसके बाद आ जाए आप न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल, मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल 1869। देन लोदर-मेयर कर्व, सेम ईयर में वो भी आया, लोदर-मेयर कर्व 1869। इसके बाद मोस्लेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्ले के द्वारा दिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 भी लिख सकते हैं, 15 लिखा जाता है जनरली, आप 1913 भी लिख सकते हो। इसके बाद आ गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सारा पीरियोडिक अरेंजमेंट है, मतलब ये सारे साइंटिस्ट लोगों ने अटेम्प्ट लिया है कि पीटी चलो एक बनाया जाए एलिमेंट को एक नजर में देखने के लिए, ठीक है। सब लोगों ने अपने अपने नियम और कानून बनाया कि इस लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट को सजाया जाए, बट कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कोई भी 100% प्रिसाइज नहीं है। सब में प्रॉब्लम यह है कि आपके लॉ के अकॉर्डिंग आपके सारे एलिमेंट्स जो है वो अरेंज नहीं हो पा रहे, तो सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको आप बोलते हो 1932, इसको आप बोलते हो बोर्स पीरियोडिक टेबल,
और भी पीरियोडिक टेबल है, जैसे ऐसा नहीं कि यहीं पर इतिहास खत्म हो गया। ठीक है, आपको 11th-12th में नहीं पढ़ना, बट इसके आगे भी है, एमएससी वाले लोग पढ़ते हैं। गार्डनर्स पीरियोडिक टेबल 1944, कैम्बेल्स पीरियोडिक टेबल, कैम्बेल्स पीरियोडिक टेबल 1976, और भी है लगेट-हिगिंस पीरियोडिक टेबल। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि जो आपको आ रहा है साइंस वहीं पर सीमित है। तो 80s वगैरह में हम लोग जाते हैं, तो लगेट-हिगिंस की तरफ हम लोग जाते हैं। एनीवेज, हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना होता है 9-10 से हम लोगों को पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। 9-10 से आप आते आते यहां तक के पीरियोडिक टेबल से मुलाकात करते हैं, और 11th-12th में बेसिकली यही वाला पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा हम लोगों के सिलेबस में डाला जाता है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट तो आपके लिए मोस्ट है ही, आपके लिए मैनलिव पीरियोडिक टेबल भी इंपॉर्टेंट है, लोदर-मेयर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे रेयर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मोस्टली का ही एक्सटेंशन है, इसलिए इसको ज्यादा हम लोग करने वाले हैं नहीं, और थोड़ा सा डोबेनियर वाला 1-2 लाइन इस पर चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको भी थोड़ा, बाकी पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखेंगे भी नहीं, उतना ज्यादा समझना भी नहीं है। तो हम लोग अगले पेज में, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। डोबेनियस ट्राइड से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर होते हुए मैनलिव, लोदर-मेयर, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लें इस पेज। एक बार इस चीज को अच्छे से समझा दिया जाए। डोबेनियस ट्राइड 1829, इस समय में ऑलमोस्ट मात्र 30 एलिमेंट्स के अराउंड नोन थे केमिस्ट्री में, लोगों को मालूम था। एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट का एक सेट लिया गया, बीच वाले का आप क्या बोलते हो कि एवरेज एटॉमिक मास होता है, एक्स एंड जेड ऊपर और नीचे वाले को, इस तरीके से एलिमेंट का ये ग्रुप बोला गया। पहली बार केमिस्ट्री में ग्रुप टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, और एवरेज एटॉमिक मास रूल को बाद में एक्सटेंड कर दिया गया कि एवरेज एटॉमिक मास भी होना चाहिए बीच वाले का, और एवरेज एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए बीच वाले का। ये बाद में किया गया, हमने लिखा एवरेज एटॉमिक मास रूल इज एक्सटेंडेड टू एवरेज एटॉमिक मास एज वेल एज एवरेज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की चर्चा उस समय नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस समय में एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, एटॉमिक नंबर काफी बाद में आया। आ जाओ, फिर हमने आपको बताया कि 3 एलिमेंट ऐसा भी नहीं है कि आप सीक्वेंस में कहीं से 3 उठा लोगे, जो मन में आया 3 उठा लिया एक तरफ का, ऐसा नहीं है। सिंपली स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, ऊपर से 3 उठा लेते हैं, बोलते हैं ट्राइड। जी नहीं, ट्राइड की संख्या बहुत निश्चित है। एटॉमिक मास याद रखना इतना इजी नहीं है, एटॉमिक मास आइसोटोप के अबंडेंस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ट्राइड की संख्या बहुत निश्चित है। आप ट्राइड में ज्यादा दिमाग न लगाएं। There are very certain number of trides. ध्यान से देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम। जरा ध्यान दे, यहां आप ले लो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हम लोगों के दिमाग में जो एक चीजें चलती है कि कहीं से भी ट्राइड ले लो, हमने बोला ऐसा आप कभी नहीं करेंगे कि कहीं से भी ट्राइड 3 एलिमेंट का सेट कहीं से भी उठा लेंगे, इस तरीके से आपको नहीं करना। नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, जरा ध्यान दे। आप ट्राइड कहां से ले सकते हो? ये 3 अपने आप में ट्राइड है, ये भी 3 अपने आप में ट्राइड है, ये 3 अपने आप में ट्राइड नहीं है, ये 3 भी अपने आप में ट्राइड नहीं है, बट ये 3 अपने आप में ट्राइड है। अब जरा आप सोचें, आप जो कहीं से सोचते हो कि 3 उठा लो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा दिखता है कि वो लोग ट्राइड को बहुत हल्के में लेते हैं। एक तो एटॉमिक मास आप याद भी नहीं रख सकते हो, सबका याद नहीं रखते हो, जनरली 11th-12th में कौन याद रखता है? कोई फेमस एलिमेंट हो, रेगुलर यूज करने वाला एलिमेंट हो, तो अपन थोड़ा बहुत याद भी रखते हैं। तो आप देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी नहीं है, और यहां से भी 3 लो तब भी नहीं है, यहां से 3 लो, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम। अब आ जाओ, हीलियम, नियन, आर्गन नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक नहीं है,
ये भी नहीं है, जरा आप समझो चीजों को, ये भी नहीं है। सेकंड पीरियड ट्राइड में आ ही नहीं रहा है, एक अकेला लिथियम है जो सेकंड पीरियड ट्राइड में आ रहा है। हमने बोला एक अकेला लिथियम है जो सेकंड पीरियड एलिमेंट ट्राइड में आ रहा है, बाकी सेकंड पीरियड तो ट्राइड में आ भी नहीं रहा। अब अगर इस ग्रुप से बाकी से लेना है तो देखो कहां से आ गया, आपको इधर से लेना है, यहां से ले लो, आप समझ पा रहे हो। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ट्राइड है, सल्फर सेलेनियम ट्राइड है, आप समझ रहे होंगे। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ट्राइड है, लेकिन बट ऊपर से जो 3 लोग हैं वो ट्राइड नहीं है। इस तरह से देखो, सिलिकॉन जर्मेनियम ये यहां से ट्राइड है। तो ट्राइड की संख्या बहुत ही निश्चित है। देखो कौन, लिथियम सोडियम पोटेशियम ट्राइड नंबर 1 आप याद रखोगे। इस वाले ग्रुप में पोटेशियम रेडियम सीजियम भी याद रखोगे। कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम 2A में ये याद रखोगे। 1A में 2 ट्राइड है, 2A में कितने हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। कौन ट्राइड है नहीं है वो जनरल एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए। आप याद रखोगे ऑर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन थर्ड पीरियड से, पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड से, सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, आपको समझ में अब चीजें आ रही होंगी। इस तरह से ट्राइड आएंगे। आप एडिशनल एक याद रखो, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन को भी ट्राइड में लिया गया, इसको आप एडिशनल याद रखो, इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इसी पे कभी कभी हमला होता है। तो आपने ट्राइड को देखा, 3 एलिमेंट का ट्राइड बेसिकली एक सीरीज है, एक ग्रुप है जो बोला गया कि बीच वाले का एवरेज एटॉमिक मास होता है ऊपर और नीचे वाले का। बट ट्राइड को हल्के में नहीं लेना है कि कहीं से भी 3 एलिमेंट हमने उठा लिया। ट्राइड की संख्या बहुत निश्चित है, लोग स्कूल डेज से ही बहुत गलत करते हैं इसमें। तो 2 सेकंड पीरियड एलिमेंट से अकेला एल्कली मेटल ही है जो ट्राइड में आ रहा है फर्स्ट मेंबर के रूप में, और एक हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ट्राइड में एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। बाकी पी ब्लॉक में थर्ड पीरियड से ट्राइड में आ रहा है, और 2A ग्रुप में तो ये भी नहीं है तीनों, ये भी तीनों नहीं है, यहां से 3 है, ये ट्राइड है। तो 1A में 2 ट्राइड है और 2A में 1 ट्राइड है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। हम लोग अब नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। बहुत अच्छी चीज सीखेंगे आप, देखते जाए, हल्के में कभी भी ना ले किसी भी टॉपिक को। मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल में आपने जो पीरियोडिक लॉ तैयार किया वो लॉ ये था, बहुत सिंपल, आप 9th से पढ़ते हो कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करते हैं। एटॉमिक नंबर की तो उस समय भी चर्चा नहीं थी, हमने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर 1913 में आया और ये जो 1869 में आया। तो आप एक बार फिर से पहले पीरियोडिक लॉ लिख लो। पीरियोडिक लॉ इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर assumed to be periodic function of their atomic masses। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर की उस समय कोई चर्चा ही नहीं की, इसलिए आप ये लॉ बोलोगे कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं एटॉमिक मास पर, लेकिन ये लाइन नहीं बोलोगे कि मैनलीफ ने ऐसा बोला था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं एटॉमिक मास पर, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करते हैं। मैनलीफ साहब को एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उस समय में ही नहीं पता था किसी को। ठीक है, तो लाइन को अच्छे से आप समझ लें। नेक्स्ट आ गया, ये आपका पीरियोडिक लॉ हो गया। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को सजाया। कितने ग्रुप्स, ध्यान दें, इसमें भी बहुत सारे लोग गलत करते हैं। 9 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। बहुत सारे लोग इसमें कोई 16 ग्रुप बोलेंगे तो कोई 18 ग्रुप बोलते हैं। जी नहीं, आपको मैनलीफ के अकॉर्डिंग चीजों को बोलनी है। तो मैनलीफ ने 9 ग्रुप और 7 पीरियड्स सजाए। पीरियड्स आप समझते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स अपन बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो मैनलीफ ने 9 ग्रुप और 7 पीरियड्स में एलिमेंट्स को लगाया। अब देखो, ये जो 9 ग्रुप था वो कैसे था, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0।
ध्यान से देखिए, जो 9वां ग्रुप था, 9th ग्रुप, उसको नाम दिया इन्होंने जीरो। आपने जो जीरो ग्रुप सुना है, लोग अक्सर आज का पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें जीरो लिख देते हैं, ये गलत है। अगर आपने जीरो बोल दिया तो आपने मेंडलीफ की भाषा बोल दी। अब आपको लगेगा कि सर मेंडलीफ की भाषा बोल देने में प्रॉब्लम क्या है, पहचान तो जाएंगे ही ना कि जीरो है, अल्टीमेटली जीरो ग्रुप उसी ग्रुप को बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। अब देख लो, अब हर ग्रुप को इन्होंने ए बी में बांटा, ठीक से, 1A 1B, 2A 2B, इस तरह से करके 7 ग्रुप तक इन्होंने ए बी में बांटा। तो 7A और 7B, और इसको नहीं बांटा, इसको नहीं बांटा, इन दोनों का नो सब ग्रुप्स, और बाकी का ये सब ग्रुप कहलाया, ग्रुप नहीं, ये सब ग्रुप्स कहलाया। आप मेंडलीफ के अकॉर्डिंग सोचना है आपको बेटा, दीज आर सब ग्रुप्स। तो 7 ग्रुप का 14 सब ग्रुप्स यहां हुआ, 8वें ग्रुप को किसी सब ग्रुप में नहीं तोड़ा गया, और 0 ग्रुप को भी वैसे ही छोड़ा गया। और अब अच्छे से देख ले, हमने बोला आपसे पूछा जाए कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो आप बोलोगे कि 9 ग्रुप है। बट क्रूशियल चीज है, लोग इसमें 16 या 18 जवाब दे देते हैं, टीचर्स भी बड़ा अनाप शनाप चीज बोल देते हैं। तो आप अच्छे से इसको कर ले क्लियर। तो 9 ग्रुप्स, 9 ग्रुप और 7 पीरियड, 9 ग्रुप में 7 ग्रुप को ए बी सब ग्रुप्स में तोड़ा गया है, तो ये आपका आया। 8वें ग्रुप को एज इट इज छोड़ दिया गया, और 9वें ग्रुप को भी एज इट इज छोड़ दिया गया, जिसको किसी सब ग्रुप में नहीं तोड़ा गया। अब आ जाओ, इस सिस्टम को हम ना ड्रॉ करके एक बार देखते हैं। हमने हालांकि पहले भी ड्रॉ किया हुआ है, पहले भी ये चीजें लगाई गई है पीछे की कुछ क्लासेस में, फिर भी चलो मैं एक बार और लगा रहा हूं। ये पीटी नहीं है, ये ग्रुप का नाम अपन यहां लिखेंगे, ध्यान दें। आपने सुना होगा कि 1 to 18 जो आजकल चल रहा है, जरा देखें, ये जो आजकल चल रहा है, अभी ये मेंडलीफ नहीं हो ऊपर वाला, आप इस तरीके से आजकल ग्रुप लिखते हो, जो आपके 11 12 के सिलेबस में चलता है। आप इस पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप सिस्टम को बोलते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या आईयूपीएससी आप लिखो ना, सॉरी आप आईयूपीएससी लिख दो, आईयूपीएससी सिस्टम, चलो ये लिख दो, इसको आईयूपीएससी सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आप ए बी करके भी चलते हो, वो मोस्ले का दिया हुआ है, अमेरिकन सिस्टम उसको बोलते हैं। यहां 1A 2A आप ये भी चलाते हो, 3B 4B 5B 6B 7B। अब इन तीनों का नाम लेते हो 8B 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 तीनों। फिर आ जाओ 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A एंड 8A। ये जो बेटा ए बी चलाते हो, ये आपका है अमेरिकन सिस्टम, इसको आप बोलते हो अमेरिकन सिस्टम। ये मोस्ले साहब ने लॉन्च किया था ये सिस्टम 1A 2A ए बी में चलाने का, ठीक है, अमेरिकन सिस्टम। अब देखो नीचे वाले लिख रहा हूं, सबसे नीचे वाले में कैसे मेंडलीफ ने रिप्रेजेंट किया था, 1A 2A 3A, इस ग्रुप का नाम उन्होंने 3A रखा था, 4A 5A 6A 7A, और इन तीनों का नाम हमने बोला 7 तक ही बांटा है, इसको 8 छोड़ दिया है, 8, ये ग्रुप 8 है, 8 या 8 किसी भी तरह लिखो। अब बाकी सबका नाम B किया इन्होंने, जरा देखो ग्रुप वही बट नेमिंग के सिस्टम को जरा देखो, इधर इन्होंने नेमिंग सबका B किया, 6B 7B और ये लास्ट वाला 0। अब आप जरा सोचो कि क्यों आप उसको 0 नहीं बोल सकते हो आज के पीरियोडिक टेबल में, ये यूरोपियन सिस्टम कहलाया, ये यूरोपियन सिस्टम है, यही आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, आपकी एनसीईआरटी में बनाया भी हुआ है। अब सोचो आप क्यों
इस ग्रुप को मैं मना कर रहा हूं कि आप उसको जीरो ग्रुप ना बोले। क्यों मैं मना कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं तो वो ये मैनलिफ की भाषा है, और मैनलिफ की भाषा में उसी समय में इस ग्रुप का नाम 4b हो जाएगा, इस ग्रुप का नाम 5a हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा, आपका पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू मैनलिफ, क्लोरीन वॉज द मेंबर ऑफ 7b ग्रुप, क्लोरीन वॉज द मेंबर ऑफ 7b ग्रुप, but according to IUPAC, according to long form of modern periodic table, chlorine is the member of 7a group और 17th group। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये जो है आपका वो यूरोपियन सिस्टम है, यहां पर सारे के नेमिंग में एक तरफ से 7a तक, फिर 8, फिर सारे 7b तक एंड फिर 0। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया किस तरीके से मैनलिफ ने ग्रुप सिस्टम को यूज किया। अलग बात है कि आज तक कभी किसी कॉम्पिटिशन ने इतने छोटे चीजों पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आपकी एनसीईआरटी में चीजें पड़ी हुई हैं, पता नहीं कब किसका दिमाग घूम जाए और वो उठा के कुछ भी पूछ ले आपसे। तो इसलिए आप इस लाइन को तो अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके पास इन्होंने अरेंज किया 9 ग्रुप और 7 पीरियड्स में। मैनलिफ के पीरियोडिक टेबल की एक बहुत बड़ी खासियत, एक्चुअली सबसे बड़ी खासियत, मैनलिफ से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनके पास जितने एलिमेंट्स नोन थे वो उनको भी नहीं सजा पा रहे थे, कुछ बच जा रहे थे। किसी के टाइम में अगर मान लो कि 50 एलिमेंट्स नोन थे, वो 50 एलिमेंट को सजा के पीरियोडिक टेबल बना रहा है, पता चला कि 40-45 सजाया, बाकी 30-40 सजाया, बाकी सज नहीं पा रहा, बच गया। वही हमने बोला कि आपको ईटा दिया गया, 100 ईंटें आपको दे दिए और बोलेंगे इसको सजाओ, आपने एक लॉ बना लिया कि फर्श बनाना है, फर्श में बिछा दिया और फिर पता चला कि 10-15-20 ईंटा बच गया, तो आप उसको नहीं सजा पाए। तो ये आपके लॉ का प्रॉब्लम है कि आप उसके अकॉर्डिंग नहीं सजा। लॉ में प्रॉब्लम, लॉ गलत नहीं है, लॉ गलत नहीं है, लॉ का ड्रॉबैक उस पीरियोडिक टेबल का निकल के आएगा, कमियां खामियां निकल के आएंगे कि आपने सारे एलिमेंट्स को सजाया नहीं। जैसे डोमिनियन ट्राइड का क्या ड्रॉबैक बोला जाएगा, अरे यार आपका तो बहुत कम नंबर ऑफ ट्राइड ऑलरेडी है, तो मैक्सिमम एलिमेंट तो ट्राइड को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब आप मैक्सिमम को सजा ही नहीं पाए। सारे को सजा लेते तो हम कहते कि आपका पीटी अच्छा है। सजावट कोई खराब नहीं है, किसी ने फर्श बनाया वो भी खराब नहीं है, किसी ने दीवार खड़ी की वो भी खराब नहीं है, किसी ने उसी ईंटे को तोड़ करके सड़क का गड्ढा भरा वो भी खराब नहीं है, किसी ने उसी ईंटों को पकड़ करके सर तोड़ दिया और मिर्जापुर 3 बना दिया वो भी खराब नहीं है। तो अरेंजमेंट कोई खराब नहीं है, लेकिन हां आपका अरेंजमेंट आपके लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट ये। तो आ जाओ, इनके पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा मेरिट क्या था कि जहां पर बाकी पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उसको नहीं सजा पा रहे हैं, ये वैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के लिए भी जगह रख दी है जो उस समय में अनडिस्कवर्ड थे। बहुत खूबसूरत एग्जांपल लेने जा रहे हैं, आप इससे पहले कभी नहीं एग्जांपल को समझे होंगे, जरा आइए ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं ईयर लिखता हूं हमेशा, आपको मैं क्लियर करता हूं ध्यान से। बिगेस्ट मेरिट ऑफ मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल, अगर आपसे पूछा जाए क्या था, आप बोलोगे मेनी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एट दैट टाइम, जो उस समय में अनडिस्कवर्ड थे, मेनी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स ऑल्सो गेट पोजिशन इन मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल। तो सर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर ना, जहां सर बाकी साइंटिस्ट जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उसको नहीं सजा पा रहे थे, वहां मैनलिफ ने पहली बार वैसे एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ा जिनका खोज भी नहीं हुआ था। नेचर में है बट किसी ने ढूंढा नहीं था। चलो एक खूबसूरत एग्जांपल लिया जाए, लाइक 4b ग्रुप, मैनलिफ का 4b, अपना 4a, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो आप इसके मेंबर को बखूबी जानते हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का खोज उस समय में नहीं हुआ था, उस समय में जर्मेनियम का खोज नहीं हुआ था। हां, टिन और लेड पता था लोगों को। अच्छे से हम डिस्कस कर लें, आप ध्यान दें। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, 4b ग्रुप। हमने बोला कि जर्मेनियम का खोज उस समय नहीं हुआ था। आ जाओ,
कार्बन एक प्री हिस्टोरिक एलिमेंट है का मतलब क्या है? आपके इतिहास से पहले से लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एवोगैड्रो बहुत पहले से यूज भी कर रहे हैं कार्बन, कार्बन C12 बोल भी रहे हैं और उसी से एटॉमिक मास भी डिफाइन किया। ठीक है, तो ये प्री हिस्टोरिक एलिमेंट था, ये पहले से पता था। सिलिकॉन पर आ जाओ। सिलिकॉन 1824 में डिस्कवरी हुई इसकी। 1824। टीन और लेड एक बार फिर से प्री हिस्टोरिक एलिमेंट था। बहुत पहले से लोगों को इन दोनों एलिमेंट के बारे में पता था। लेड का पहले पॉइजन तैयार किया जाता था। तो कार्बन और टीन लेड ये प्री हिस्टोरिक एलिमेंट था। सिलिकॉन की डिस्कवरी 1824 में आ गई। अब बात करते हैं अपन जर्मेनियम की। जर्मेनियम की डिस्कवरी 1886 में हुई। अब जरा सोचिए आप, अब जरा दिमाग लगाइए। डिस्कवर्ड इन 1886। मेलिक साहब ने उस समय इसके लिए जगह छोड़ दिया और इसका नाम दिया सिलिकॉन जैसा, इका सिलिकॉन, कि ये सिलिकॉन जैसा है, इका सिलिकॉन। कब है मेलिक का पीरियोडिक टेबल? 1869। क्या नाम रख दिया? सिलिकॉन जैसे। कब बाद में आया? 1886। इतना तो आप समझ सकते हैं कि इसकी काफी बाद आया है। और जब आया तो उस एलिमेंट को सक्सेसफुली बाद में क्या कहलाया? जर्मेनियम। जर्मेनियम नाम दिया गया, सक्सेसफुली उसका पोजीशन वहां रखा गया। तो कैसे एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में आप मेंडलीफ को ना जाने? आपको पता होगा इसी तरीके से ये 4b ग्रुप हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये मेंडलीफ, ये गलती नहीं है, ये मेंडलीफ के नाम में 4b था उस समय। इसी तरीके से बोरॉन एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की भी बारी आती है। गैलियम को उस समय में अनडिस्कवर्ड था, उसका नाम पड़ा इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम अनडिस्कवर्ड था। इंडियम, थैलियम तब तक खोज हो चुकी थी और इसका नाम पड़ गया इका एल्यूमिनियम, जो बाद में गैलियम के नाम से जाना गया। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का हमने आपको बताया कि बिगेस्ट मेरिट जो है वो था कि बहुत सारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स भी उस समय में मेंडलीफ की पीटी में सजाए जा सके। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। सवाल उठता है कि मेंडलीफ के टाइम में कितने एलिमेंट्स नोन थे? जरा ध्यान दें, यह भी एक क्वेश्चन होता है। Only 63 elements were known at that time. ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय में 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो मेंडलीफ के पीटी में 9 ग्रुप, 7 पीरियड, जिसमें से कि शुरू के 7 ग्रुप को ए बी सब ग्रुप में बांटना, 8वें को वैसे ही छोड़ना और 9वें को 0 ग्रुप में नाम देना, बहुत सारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ना। 63 एलिमेंट्स नोन थे उस समय में, उसको तो लगाया ही गया। और कितने एलिमेंट्स का स्पेस है इस पीटी में? ये जो आपका पीटी था, इसमें कितने एलिमेंट्स का स्पेस है? पोजीशंस अवेलेबल फॉर 7 पीरियड तक है ना, तो आप समझ सकते हैं 118 एलिमेंट्स के लिए इस पीटी में जगह है। जबकि उनके टाइम में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स 63 ही थे, बट 118 एलिमेंट्स के लिए स्पेस अवेलेबल है। चलो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें अपन ध्यान से, हाइड्रोजन को 2 पोजीशन दिया मेंडलीफ साहब ने, ड्यूअल पोजीशन। कौन कौन? पहला एल्कली मेटल ग्रुप, ध्यान से देखिए। अब आप जो बोलते हैं ना गच्चा खाना, वो कहां खा सकते हैं? आपको ऑप्शन में लिखेगा ग्रुप नंबर, तो 1A एज वेल एज हैलोजेंस। अब ग्रुप नंबर आप लिख दोगे जल्दबाजी में 7A, जी नहीं, मेंडलीफ के अकॉर्डिंग ये 7B था। तो हाइड्रोजन का 2 पोजीशन मिला, एक
एल्कली मेटल के साथ भी इसको पोजीशन मिला और एक हैलोजन के साथ भी। ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही हुआ, एक यहां पर भी मिला और एक यहां जैसे हीलियम है यहां हाइड्रोजन मिला, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वगैरह। तो हाइड्रोजन को दो दो पोजीशन मिला, क्या इसको मेरिट बोलना चाहिए? जी नहीं, इसको आप डिमेरिट बोलेंगे, ड्रॉबैक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर ड्रॉबैक? अरे भैया जहां एक एलिमेंट सज नहीं पा रहा है, एक पोजीशन नहीं लग पा रहा है, वहां एक का आप दो कैसे लगा देते हैं? तो हाइड्रोजन का डुअल पोजीशन, इनके एक्चुअली दिमाग में प्रॉपर्टी आ गया कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल की तरह H+ भी बना सकता है और हाइड्रोजन इन लोगों की तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीशन ऑफ क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन, वो भी हो सकता है, इनर्ट गैस बन जाना। तो इसीलिए H- भी हो सकता है, H+ भी, ये सोच के उस समय में ये कर दिया गया। तो हाइड्रोजन का डुअल पोजीशन उस समय में डिसाइड किया, बट ये ड्रॉबैक होगा। नेक्स्ट आ जाओ, आप लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को मेन बॉडी में नहीं लगा पाए, बॉडी के बाहर रख देते हैं, हाइड्रोजन को दो दो देते हैं, उन लोगों को जगह ही नहीं देते, वो भी ड्रॉबैक में आएगा। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आप जानते हो, वो आपने देखा होगा कि इंडिया के मैप के नीचे श्रीलंका महादेश टाइप का वो नीचे लटका हुआ है अपना। Lanthanides and actinides could not be accommodated in Manlife's periodic table. Manlife के periodic in main body, Manlife नहीं, in main body of periodic table। ये भी इनका ड्रॉबैक कहा जाएगा, मेरिट नहीं ड्रॉबैक। मेरिट में तो काउंट होगा आपका पीरियड ग्रुप का कॉन्सेप्ट देना, आपका पीरियोडिक लॉ आपका मेरिट है, और आपका सबसे बड़ा मेरिट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में भी बताना। डिमेरिट में आप हाइड्रोजन को भी लोगे, डिमेरिट में आप लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को मेन बॉडी में आप नहीं लगा पाते हो, इसको भी लोगे। मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग। मैनलिफ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास को रख करके चीजों को किया गया है, सजाया गया है। मैनलिफ के पीरियोडिक समय टेबल में के टाइम में एक्चुअली आइसोटोप्स की खोज नहीं हुई थी और आइसोबार्स की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बना लिया। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिखेंगे, एक्चुअली आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स were undiscovered at that time। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स ये जो था वो अनडिस्कवर्ड था उस समय में, नहीं तो आप ही सोच लेते हैं टीन का 10 आइसोटोप्स होता है। अब जरा सोचे, टीन 112 से लेकर के हमने आपको पढ़ाया भी है और टीन 124 तक जाता है। तब तो जब आप एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में सजाओगे तब तो अकेले टीन को 10-10 पोजीशन दे दोगे। तो आइसोटोप्स उस समय में अनडिस्कवर्ड था। आइसोटोप्स काफी बाद में आया, 1913 में आया, सॉडी के द्वारा लाया गया। इसीलिए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स मैनलिफ का पीरियोडिक टेबल पूरे तरीके से तहस नहस हो गया। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिखेंगे। देखो ईयर से रिलेट करो, 1869 और ये 1913। आफ्टर द डिस्कवरी, जिस साल एटॉमिक नंबर आया था, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल गेट्स रिजेक्टेड कंप्लीटली। इसके ड्रॉबैक में एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक देख लो, आप अच्छे से समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इन्होंने एलिमेंट को सजाया है बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में, तो इनको दिखता है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं संयोगवश उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अच्छे से मेरी बात को सुनिएगा। इन्होंने जब बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में एलिमेंट्स को सजाया, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इनको दिखता है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ये क्या लगातार सारे ग्रुप में एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के? कभी कभी इनको दिखता है
कि यार एक एलिमेंट को दाएं बाएं हेर फेर कर दो, दाएं बाएं, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं। जैसे इस ग्रुप के बगल में ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसके बगल में ये ग्रुप है, इसमें ये एलिमेंट दाएं बाएं है। अभी जो है इस एलिमेंट के वजह से, इसके वजह से इस ग्रुप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है। किसी किसी ग्रुप में ऐसा दिखा। क्या डिस्टर्ब हो रही है मतलब? ऊपर वाले का प्रॉपर्टी नीचे वाले का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, इसका मैच नहीं कर रहा है ऊपर नीचे वाले से, अगर एटॉमिक मास में सजा हुआ। यही इसका भी हाल है, ऊपर वाले और नीचे वाले का मैच कर रहा है आपस में, बट इसका ना ऊपर ना नीचे से मैच कर रहा है। बट इन दोनों को ऐसे हेर फेर कर दो तो सबका मैच कर रहा है, सबका मैच कर रहा है। तो ये एक दो जगह पर ऐसा करते हैं कि एटॉमिक मास रूल को अपने ही बनाए हुए लॉ की धज्जी उड़ा करके एलिमेंट्स को इधर उधर सजा करके प्रॉपर्टीज मैच कर देते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम हुई ना। आप चले थे एटॉमिक मास लॉ, एटॉमिक मास के रूल पर बनाने के लिए चीजों को, और आप कर क्या गए? तो उसको तोड़ के प्रॉपर्टीज पर अरेंज कर लेते हैं कहीं कहीं। अलग बात है कि जब मैंडलीव पीरियोडिक टेबल का समय खत्म हुआ और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का समय आया, तो इन्होंने जो वो ड्रॉबैक में वाला जो काम किया, हेर फेर वाला, वो आज के डेट में एलिमेंट का पोजीशन वही आ गया। मतलब बड़े लोग गलती भी करते हैं तो सुपर हिट हो जाता है, वो वायरल हो जाती है चीजें, आप ऐसा बोल सकते हो, वही चीज हुआ, वो सटीक बैठ गया बाद में। तो कुछ एलिमेंट्स के लिए ऐसा है, तो इसको भी हम लोग ड्रॉबैक में ही लिखेंगे। सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रूल। Mass rule. Actually, they have been arranged according to the similarity in properties. The similarities in properties of elements अक्रॉस अ ग्रुप। किसी एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअली सेम हो जाए, वो इस अकॉर्डिंग सजाए गए। एक्चुअली दे हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग अ ग्रुप। जैसे ठीक से आप देखें, टेल्यूरियम एंड आयोडीन, एटॉमिक मास टेल्यूरियम की ज्यादा है, एटॉमिक मास टेल्यूरियम की ज्यादा है। मतलब जरा देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन ऐसा होना चाहिए, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, टेल्यूरियम ऐसा होना चाहिए। इन दोनों के पोजीशन को हेरफेर कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए ये एक एग्जाम्पल ऐसा बन गया। कितना इंपॉर्टेंट है जरा सोचिए। एटॉमिक मास बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाओगे तो टेल्यूरियम के एटॉमिक मास ज्यादा है तो उसको राइट होना चाहिए और आयोडीन को लेफ्ट होना चाहिए। बट ऐसा करने से इस ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं हो रही है, तो इन्होंने हेर फेर किया है। और एग्जांपल भी है कोबाल्ट एंड निकेल। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में निकेल राइट है और कोबाल्ट लेफ्ट है, बट एटॉमिक मास निकल का नहीं कोबाल्ट का ज्यादा होता, आपको पता भी होगा। तो आप इसको भी क्या बोलोगे? ड्रॉबैक ही बोलोगे। तो इस तरीके से मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, प्रकाश डाला है। कुछ अच्छी चीजें, कुछ ड्रॉबैक्स भी डिस्कशन हुआ है, उसका बिगेस्ट मेरिट भी डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को इन शॉर्ट हम लोगों ने कर लिया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लोदर-मेयर कर्व। लोदर-मेयर कर्व थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम लोग लोदर-मेयर कर्व करेंगे, फिर उसके बाद मॉडर्न एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।